नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं लेब असिस्टेंट भूगोल के लिए स्पेशली, और फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल गुरु पे बहुत अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी इन क्लासों को लेके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में टीचर्स होते नहीं है, हर जगह लेक्चरर्स आपको मिलते नहीं है। तो उन बच्चों को संपूर्ण कोर्स जो है यहाँ पर यूट्यूब पर निःशुल्क ये मिल रहा है। तो 11th और 12th ज्योग्राफी का पार्ट जो है प्रैक्टिकल सहित आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं 32 क्लास हो चुकी है, आज ये 33वां पार्ट है। अपन बहुत ही अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अपन ने भारत की स्थिति और विस्तार देख लिया, भारत के जो है भौतिक प्रदेश देखे, भारत की जलवायु देखी। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मतलब प्रकृति द्वारा अपने आप विकसित होने वाली वनस्पति। यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लास का शेड्यूल आपको पता रहे। साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज का और रणनीति का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको जरूर देखिएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको व्याख्या सहित वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्लास का शेड्यूल और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो अपना है गोल गुरु अकेडमी नाम से, ये उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत अध्ययन आज देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, मानव रोपित वनस्पति क्या होती है। दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। वे वनस्पति जो बिना मानव की मदद के अपने आप उगती है, जैसे जंगल के पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। प्रकृति अपने आप उगाती है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं, लंबे समय तक विकसित होती रहती है। क्योंकि मानव का जब वहां पर हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो अपने आप लंबे समय तक विकसित होती रहेगी। स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुसार बढ़ेगी, मतलब जैसी जलवायु और जैसी मिट्टी होगी उसी प्रकार की वनस्पति होगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी है, तो आपको खेजड़ी के वृक्ष अधिक मिलेंगे। जयपुर के आसपास आप जाओगे तो अलग प्रकार की मिट्टी है, वहां पर अशोक का पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से विकसित होता है। आपके पश्चिमी राजस्थान में अशोक का पौधा विकसित नहीं हो पाएगा उतनी अच्छी तरीके से, मतलब स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुसार बढ़ती है। मानव रोपित वनस्पति की बात करें, मनुष्य की देखरेख में ये उगाई जाती है। जैसे आप कोई पार्क का निर्माण करते हो, बगीचे का निर्माण करते हो, इस प्रकार की वनस्पति जो होती है मानव रोपित होती है, मनुष्य द्वारा लगाई जाती है। बिल्कुल इसको देखभाल की जरूरत होती है। अब आंखें के गोंदरा खा जाए मतलब बकरी खा जाएगी भाई, देख रेख की जरूरत होती है, खाद पानी देना पड़ता है। सुंदरता और व्यावसायिक उद्देश्य से लगाई जाती है, या तो पैसा कमाने के उद्देश्य से लगाई जाती है, या फिर किसके लिए, सुंदरता, अच्छा बगीचा दिखाने के लिए। अब कई बोलेंगे सर व्यावसायिक, तो आजकल देखो अल्डू लगा रहे हैं, है ना, अल्डू का पौधा लगा रहे हैं, मतलब अपने चारों तरफ जो खेत है उसके चारों तरफ हजारों पौधे लगा रहे हैं। वो 2-4 साल बाद एक पौधा जो है 5 से 7 हजार का होगा, तो बताओ उस आदमी की इनकम क्या होगी। मतलब व्यवसाय के तौर पे भी इसको काम में ले रहे हैं। एक ही पेड़ जंगल में प्राकृतिक हो सकता है, और उसी को ही अपन घर में बगीचे में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मानव रोपित। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा प्राकृतिक वनस्पति और मानव रोपित वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा की बात करें तो लंबे समय तक इसका विकास होता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लंबे समय तक ये विकसित होती रहती है। स्थानीय मिट्टी और जलवायु का विशेष प्रभाव इस पर रहता है। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, केवल वही पौधा बचता है जो उस क्षेत्र की परिस्थिति के अनुकूल होता है, मतलब वही पौधे, प्रकृति का चयन या प्रकृति उन्हीं पौधों का चयन करती है जो वहां की परिस्थिति के अनुसार ढल पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक वनस्पति वह है जो प्रकृति स्वयं उगाती है। वह पौधे उस जगह की मिट्टी से प्रभावित होता है, पानी से प्रभावित होता है, तापमान से भी प्रभावित होता है, उसी के अनुसार ढल जाता है। अब कई बोलेंगे सर इनमें तो कोई फैक्ट बन ही नहीं रहा, तो भाई थ्योरी वाला पार्ट है। तो थ्योरी को क्या है, कोई भी चीज समझने के लिए बेसिक तैयार करना जरूरी है, बिना नींव के मकान तैयार नहीं होता। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विवरण।
अब प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है उसके बारे में जाने बगैर इसका विवरण का क्या मतलब है, इसलिए भूमिका बनाना जरूरी है। भारत में देखो मिट्टी और जलवायु वनस्पति को प्रभावित करने वाली मुख्य चीजें। अब आप देखते हो ना कि कोपेन में जलवायु का वर्गीकरण किया है ना, कोपेन ने कोंडाल के जो वनस्पति आधारित जो वर्गीकरण था ना, उसी वर्गीकरण को कोपेन ने उपयोग में लिया था। ठीक है, मतलब वनस्पति वनस्पति और जलवायु का विशेष संबंध होता है, मिट्टी और वनस्पति का भी विशेष संबंध होता है। भारत में मिट्टी और जलवायु की भिन्नता के कारण वनस्पति की क्षेत्रीय विविधता बिल्कुल मिलती है भाई। मध्य प्रदेश में अलग प्रकार की वनस्पति, यहाँ तक कि राजस्थान में भी बात करें तो पूर्वी राजस्थान अरावली के पूर्व वाले पार्ट में अलग वनस्पति, पश्चिम वाले पार्ट में अलग वनस्पति। आइए भाई समझते हैं अच्छी तरीके से। विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति, हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर आगे अपन देखेंगे कि ऊंचाई के अनुसार अलग अलग प्रकार की आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। एक आधार या खास तौर पे अपन देखें तो इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। आप सभी को पता है कि ये है आपके कर्क रेखा। कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगी और ऊपर वाले भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। मतलब हिमालय पर्वत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली ये वनस्पति है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, ये भारत है, ये भारत का पश्चिमी घाट है और इधर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है क्या, बताना देखे कमेंट में, लद्दाख है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इन दोनों की बात हो रही है, इसकी और इसकी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर मिलते हैं। मैंने कहा कर्क रेखा से नीचे वाला भारत किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। और यहाँ पर वर्षा होती है इस वाले पार्ट में। आप सभी को पता है कि अपन ने पढ़ा था अरब सागर की जो पहली शाखा है वो इस वाले पार्ट में खूब बारिश करती है। और भारत में सबसे पहले मानसून 25 मई को यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर भी खूब सारी बारिश होती है। इस कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले गर्म क्षेत्र, मतलब यहाँ पर गर्मी भी खूब पड़ती है क्योंकि उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है और बारिश भी खूब होती है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब डेल्टा क्षेत्र, जैसे कौन सा हो गया, आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, सुंदरवन का डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। तो यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है नदी के मुहाने पर खारे पानी में। नदी के मुहाने पर खारे पानी में आपको इस तरीके से ये दिखेगी, मतलब ये पानी है। अब कई बोलेंगे सर ये तो जड़ें ऊपर है, तो आगे मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें हैं वो पानी के बाहर रहती है इस तरीके से। राजस्थान का मरुस्थल, झाड़ियां व कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में मिलती है। आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, कम पानी वाला ये क्षेत्र माना गया है। आगे चलो भाई, भारतीय वनों का मुख्य वर्गीकरण। एनसीईआरटी ने 5 प्रमुख प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, 5 प्रमुख प्रकार बताए हैं। बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। 3 में तो नाम क्या आएगा शुरू में, उष्णकटिबंध। क्या आएगा, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय 1, उष्णकटिबंधीय 2, उष्णकटिबंधीय 3। और 3 है तो चौथा आपको याद रखना है पर्वतीय। कौन सा, पर्वतीय। और 5वां वेलांचली। वेलांचली वे अनुपवन। कौन से, अनुपवन। ठीक है भाई, तो 5 है, 3 उष्णकटिबंधीय, 1 पर्वतीय, चौथा वेलांचली वे अनुपवन। अब उष्णकटिबंधीय जो है आपको देखना है भाई 3 प्रकार के। एक तो देखो उष्णकटिबंधीय में वो वाला क्षेत्र जहां हमेशा बारिश होती है, खूब बारिश होती है, मतलब सदा हरा भरा रहने वाला, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके आसपास ही, इसकी बाउंड्री पे थोड़ी कम बारिश जहां पर होती है तो वहां पर अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन। ठीक है भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, साल भर हरे भरे रहने वाले वन। अब आप बोलेंगे सर ये कभी पत्ते वत्ते गिराते ही नहीं क्या। अब देखो इनमें से कुछ वनस्पति जो है पत्ते वत्ते गिराती भी है, लेकिन इसमें इतनी विविधता होती है।
आप सभी को पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। तो इसमें इतनी विविधता होती है कि उस विविधता में 2-4 प्रकार की पेड़ जो है पत्तियां गिरा भी देते हैं तो उनका पता नहीं चलता, क्योंकि उसी समय अन्य पेड़ जो है पत्तियों के साथ हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। दूसरा उष्णकटिबंधीय में पर्णपाती वन। पहला देखा मतलब है कि सदा हरा भरा और अर्ध सदा हरा भरा, सदाबार व अर्ध सदाबार। दूसरे उष्णकटिबंधीय में जब पत्ते गिरा देते हैं मतलब पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं, गिरा देते हैं मतलब मानसून के समय हरे रहते हैं, और जब पानी की कमी आती है, जब पानी की कमी आती है तो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है, तीसरा है, एक मिनट भाई, अगला देखिए भाई उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जिनके कांटे वांटे होते हैं, मतलब कम पानी वाले क्षेत्रों में ये कांटेदार वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। अगला है पर्वतीय वन। कौन सा है? पर्वतीय वन। मतलब पहाड़ों पर ऊंचाई के अनुसार अलग अलग प्रकार के वन जो देखने को मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। अब देखिए वेलांचली व अनूप वन। ये जो दलदली क्षेत्र होता है और समुद्र के और तट के मिलने वाला जो क्षेत्र है जहां पर जो खारा पानी होता है वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो वेलांचली और अनूप वन जो है दलदली और खाले पानी वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए भाई, ये जो है आपका मैप है, अब पीडीएफ में जब मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, एनसीईआरटी का मैप है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अपन ने 5 प्रकार पढ़े। उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली व अनुपवन। 5 प्रकार के वन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सिंपल सी बात है, सदा हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियां कभी पूरी तरीके से झड़ती नहीं है। भारत के सबसे सघन व घने वन है। यहाँ पर देखो अधिक नाम नहीं आया भाई, सबसे अधिक वन भारत में इस प्रकार के नहीं है। घने व सघन जहां मिलते हैं, घने और सघन मिलते हैं। आगे देखिए भाई, सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन है पश्चिमी घाट का ये जो पश्चिमी ढाल है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तथा उत्तरी पूर्वी, ये जो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियां हैं इस वाले पार्ट में भी ये वन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर ये वनस्पति देखने को मिलती है। मतलब 3 जगह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी जगह सदाबहार वन नहीं मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं वहां पर मिलते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। अब देखो ये जो है सदाबहार वन, वहां पर जलवायु कैसी होती है भाई? तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और हमेशा जो है तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसी कारण इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाली लोकेशन कहते हैं, क्योंकि अधिक वर्षा और अधिक तापमान दोनों, क्योंकि सूर्य हमेशा यहाँ पर सीधा चमकता है, इस कारण अधिक तापमान रहता है। साल भर नमी रहती है। गर्म, क्योंकि तापमान खूब है। आर्द्र मतलब बारिश खूब हो रही है। गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलिए भाई, इनकी विशेषता क्या है देखो।
नीचे का स्तर, जमीन पर छोटी छोटी झाड़ियां और बेलें मिलती है, मतलब ये मान लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब है सदाबहार वाला। तो यहाँ पर ग्राउंड पर छोटी छोटी झाड़ियां और बेलें आपको देखने को मिलेगी। बीच में जो है मध्यम स्तर वाले जो है वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, जो हमेशा ये और ये सूरज की रोशनी की, हमेशा सूरज की रोशनी के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में जमीन पर सूर्य की किरणें कभी गिरती ही नहीं है। सबसे ऊपर बहुत ऊंचे वृक्ष 60 मीटर या अधिक जो आसमान को छूते हुए नजर आते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अधिकतर लंबाई आपको 60 मीटर तक मिल सकती है। ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है फैक्ट। इन वनों में अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पर पत्तियां झाड़ते और फूल खिला देते हैं, इसलिए पूरा वन हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ पर खूब सारी क्या मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। क्या मिलती है, खूब सारी जैव विविधता देखने को मिलती है। आगे देखो भाई, सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष इंपॉर्टेंट है, छाप लेना पूछेंगे, इनमें से कौन सी वनस्पति सदाबहार वनों की नहीं है। तो रोजवुड, रोजवुड का कैसे याद रखोगे, लकड़ी है, और कैसी लकड़ी है, रोज बारिश प्राप्त करने वाली रोजवुड। रोजवुड मतलब है ऐसी लकड़ी जहां पर रोज बारिश होती है, रोजवुड। महोगनी, मोह लेने वाली घनी वनस्पति यहां पर मिलती है, मतलब मनुष्य को मोह लेने वाली घनी खूब सारी वनस्पति देखने को यहाँ पर मिलती है। एनी, एनी कैसे याद रखोगे, एनी टाइम बारिश होती है, एनी टाइम बारिश होती है मतलब खूब सारी बारिश होती है। तो एनी, महोगनी, रोजवुड। एनी के साथ ही आबनूस या एबनी याद रखना भाई, आबनूस व एबनी याद रखना। तो सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से, रोजवुड, मोहोगनी, एनी और एबनी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चारों के चारों दे रखे हैं। अब देखेंगे जो है अपन ने उष्णकटिबंधीय जो पहला देखा था उसमें सदाबहार वन देख लिए, अब देखते हैं अर्ध सदाबहार वन। क्या है अर्ध सदाबहार वन, वे वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन से क्षेत्र वाले से थोड़ी जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ये वनस्पति देखने को मिलती है। ये सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है। कुछ पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, कुछ पत्तियां झाड़ देते हैं। ऐसे वृक्ष कौन से हैं, सदाबहार नहीं अर्ध सदाबहार। प्रमुख पेड़ कौन से इसमें, देखो भाई, साइडर, होलक, केल। केल, साइड होले, साइड होले मतलब यहाँ पर फुल बारिश नहीं हो रही इसलिए थोड़ा साइड होले। साइडर, होलक, केल, साइडर, होलक, केल, एस एच के, एस एच के। ठीक है भाई, साइडर, होलक, केल उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल में वनों का दोहन जो है व्यावसायिक संपत्ति के रूप में देखा जाता था, इस कारण उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका दोहन किया। मतलब ये देखो यहाँ पर खूब सारे वनों का दोहन किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों द्वारा वनों का किस कारण दोहन किया गया और क्या उपयोग में लिया गया, तो रेल पटरियों के लिए लकड़ी, रेल पटरियों के लिए लकड़ी। तो जब रेल नाम आया तो 3 फैक्ट याद रखना भाई। 1853 मुंबई टू थाने भारत में पहली रेल चली। 1874, 1874 राजस्थान की पहली रेल चली भाई। राजस्थान की पहली रेल 1874, भारत की पहली रेल 1853। राजस्थान में पहली, राजस्थानी नहीं भारत की पहली रेल बस सेवा 1993, 1993, 1993 है या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो 1853 और 1874 भारत और राजस्थान में रेल चली। ठीक है भाई, गढ़वाल और कुमायूं में ओक के पेड़ काटकर उनकी जगह चीड़ के पेड़ लगाए। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना वहां पर चीड़ के पेड़ लगाए, क्योंकि चीड़ की लकड़ी रेल पटरियों को बनाने में काम आती थी। तो यहाँ पर हिमालय वाले पार्ट में जो है चीड़ के पेड़ लगा दिए। बागान के लिए चाय, कॉफी और रबर के बागान अंग्रेजों ने लगाए। इमारत निर्माण के लिए भी जो है पेड़ पौधे इन्होंने उपयोग में लिए। व्यापार के लिए जो है वन संरक्षण की बजाय व्यापारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया, जिससे वनों को भारी नुकसान अंग्रेजों के समय हुआ था। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए अपन ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन देखे, जिसमें क्या जो है वहां पर जलवायु रहती है,
कितना तापमान, कितनी वर्षा रहती है और किस प्रकार की वनस्पति वहां पर देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इनके अलावा जो कुछ भी फैक्ट बचेंगे ना वो अपन टेस्ट सीरीज में डाल देंगे। आपका सिलेबस जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इस कारण पूरा का पूरा एनसीईआरटी पार्ट करना जरूरी है। इसके अलावा जो भी फैक्ट है वो अपन टेस्ट सीरीज में डाल लेंगे। उठा ले। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं, मानसूनी वन। छाप लेना दिमाग में, छाप लेना, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वन कौन से मिलते हैं, यही मिलते हैं सबसे अधिक पाए जाने वाले वन। देखो एनसीईआरटी में 2 लाइन दे रखी है, सबसे सघन व घने वन जो राजस्थान नहीं बल्कि भारत में मिलते हैं वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे अधिक पार्ट पर, भारत में सबसे अधिक पार्ट पर पाए जाने वन कौन से हैं, वो है आपके पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि ये मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते हैं। पर्णपाती का अर्थ सभी को पता है, फिर भी बता देते हैं। ऐसे पेड़ जो एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां जमीन पर गिरा देते हैं वो वन कौन से कहलाते हैं, पर्णपाती या मानसूनी वन कहलाते हैं। अब देखो इनकी विशेषता क्या होती है भाई। पर्णपाती वन जो है ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो। पूछा जा सकता है पर्णपाती वनों के लिए वर्षा कितनी चाहिए या वर्षा का रेशियो क्या रहता है, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। सदाबहार वनों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। गर्मी के मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ताकि पानी बचा सके अपने जीवन के लिए। बरसात में हरे भरे रहते हैं, मानसून के समय फिर से नई पत्तियां आ जाती है और हरे भरे हो जाते हैं ये वन। छाप लेना, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पर मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसी कारण अपन अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वनस्पति कौन सी है, पर्णपाती। पर्णपाती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, तो जो भारत में सर्वाधिक मिलेगी तो वो तो यहाँ पर होगी ही होगी, क्योंकि भारत में नंबर 1 आ रहा है ये, तो मध्य प्रदेश। और जब 2000 के आसपास छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, उसके बाद अपना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 हो गया था। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तो कैसे याद रखोगे, ये आपका अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है झारखंड, और यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर क्या है ऊपर, बिहार। तो ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पर व्यापक रूप से इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और ये राज्य यदि राजस्थान को छोड़ दे तो अधिकतर भारत का क्षेत्र घेरने वाले राज्य है। उत्तरी भारत का अधिकतर क्षेत्र इन्हीं के पास है। पर्णपाती वन, मानसूनी वन कहाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 5 राज्य याद रखना, पांचों के पांचों पड़ोसी राज्य भी आपस में है, ठीक है भाई। यहाँ पर कौन सी वनस्पति, मानसूनी पर्णपाती वनस्पति। आर्द्र पर्णपाती वन। अब देखो पर्णपाती भी 2 प्रकार का है, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ये देखो भाई, आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ वर्षा कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर। 200 से अधिक मतलब, 200 से अधिक मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार। अपन ने पढ़ा कि जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। अब पर्णपाती वनस्पति में भी 2 प्रकार की देख रहे हैं, एक तो शुष्क, एक है आर्द्र वनस्पति। तो आर्द्र पर्णपाती है वो आपके जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर होती है उस वाले पार्ट में देखने को मिलती है। छाप लेना भाई दिमाग में, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जिन्हें 7 महीने कहा जाता है, उनके जो है अधिकतर भाग में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। हिमालय के गिरिपद, हिमालय की तलहटी मतलब शिवालिक पहाड़ियों के जस्ट नीचे जो है उस वाले पार्ट में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी डाल पर, ये देखिए पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिमी डाल पे कौन सी वनस्पति है, सदाबहार। कौन सी है, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति। और इसके पूर्वी डाल पे कौन सी है,
पर्णपाती वनस्पति। याद रखना भाई, ऐसे फैक्ट आजकल पूछ लेते हैं अप्लाइड सवाल, तो छाप लेना दिमाग में। अब देखो इसके अलावा उड़ीसा, तो आर्द्र पर्णपाती उत्तरी पूर्वी राज्य हिमालय का गिरिपद वाला पार्ट है, पश्चिमी ढाल का पूर्वी पार्ट है, और उड़ीसा, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। अब देखो प्रमुख वृक्ष कौन से हैं। एक तो है सागवान, सागवान किस में आता है, आर्द्र पर्णपाती। दूसरा है साल, शीशम, तो सागवान साल शीशम SSS3S, ठीक है। इसके अलावा हुर्रा, महुआ और आंवला, ये भी आता है इसमें। सेमल, कुसुम और चंदन, ये भी इसी में आते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पति आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। अब है शुष्क पर्णपाती वन। अरे जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पर कौन से, आर्द्र पर्णपाती वन। जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पर कौन से वन, शुष्क पर्णपाती वन। ये वन आर्द्र पर्णपाती और कांटेदार वनों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है भाई। मतलब ना तो कांटेदार है ना आर्द्र पर्णपाती, बीच के है। जहां वर्षा कितनी, 70 से 100 सेंटीमीटर। पूछा जा सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कितनी वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब आपके 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। अब उसमें ही अलग अलग देखें तो आर्द्र पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। मुख्य क्षेत्र देखो प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसमें इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और बिहार का मैदान, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और बिहार और उत्तर प्रदेश का मैदान मतलब गंगा का मैदान, वहां पर शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। पार्क नुमा दृश्य, पेड़ों के बीच खुली जगह देखने को मिलेगी। जैसे दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कोई बगीचा लगा रखा है। शुष्क ऋतु में पत्तियां पूरी तरीके से झाड़ देते हैं, ऐसे लगता है कि पेड़ सूख गए, एकदम सूखे सूखे नजर आते हैं। इसके वृक्ष कौन से हैं, तो तेंदु है भाई, तेंदु है। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि बीड़ी किससे बनती है, तो तेंदु के पत्ते से बनती है। बीड़ी बनाने में इसका उपयोग होता है तेंदु का। ये शुष्क पर्णपाती वन का पौधा है। प्लास, प्लास जिसे जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहा जाता है, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। ये भी किस में आता है, शुष्क पर्णपाती वनों में आता है। अमलतास, अमलतास, पीले फूल इस पे खिले होते हैं। अमलतास शुष्क पर्णपाती वनों में आता है। बेल जो है ये भी इसमें आता है। खेर जिससे कथा बनाते हैं, और राजस्थान में ये कथा कौन सी जाति, कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति कोटा, ये जो है इसका कत्था तैयार करती है। तो खेर भी किस में आते हैं, शुष्क पर्णपाती में। अक्सलवुड, अक्सलवुड एक सुगंधित लकड़ी है चंदन की तरह, वो भी किस में आती है, शुष्क पर्णपाती में। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में वनस्पति अत्यंत विरल मिलती है। दक्षिण भागों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो है पश्चिम पार्ट, इसमें अत्यधिक विरल देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, देखिए उष्ण कटिबंध के मैंने कहा, उष्ण कटिबंध के 3 पार्ट अपन ने देखे, 1, 2 और 3। इसमें सदाबहार वे अर्ध सदाबहार देख लिए, अर्ध सदाबहार देखे, ठीक है। इसमें क्या, पर्णपाती वनों का अध्ययन किया। और अब किसके, कांटेदार, कांटेदार वनों का अध्ययन अपन करेंगे। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है और गर्मी खूब सारी पड़ती है। ये देखो भाई अपना प्यारा सा पौधा खेजड़ी, कौन सा, खेजड़ी, जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है। राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडे का फूल है भाई। कांटेदार वनों का विवरण, वर्षा सभी को पता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस वाले पार्ट में होती है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, ये पंजाब वाला पार्ट है, तो इसका दक्षिण और पश्चिम वाला ये वाला इलाका हरियाणा, इसका बगल वाला राज्य कौन सा, हरियाणा, और इसके नीचे ये अपना प्यारा सा राजस्थान, और इसके नीचे ये गुजरात, और इधर
ये साइड में है आपके कौन सा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क भाग, ये वाला पार्ट। मतलब यहाँ पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है। छाप लेना भाई दिमाग में। जो है पंजाब का दक्षिण पश्चिमी पार्ट, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इसका अर्ध शुष्क प्रदेश किसका, यूपी वाला भैया। अब देखो विशेषता की बात करें तो पौधे वर्ष पर लगभग पर्णहरित ही रहते हैं। पर्णहरित मतलब पत्ते पत्ते कम ही रखते हैं, यदि रखते हैं तो बहुत छोटे छोटे रखते हैं। खेजड़ी के देखना इतने बड़े बड़े पौधे पत्ते होते हैं ना, अरे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं जिन्हें लूंग कहा जाता है। खेजड़ी खेजड़ी जो फल देती है उसे सांगरी कहा जाता है, और वही सूखने के बाद खोखा कहलाता है। क्या कहलाता है, खोखा कहलाता है। और उसकी क्या लगती है, एक मींजर भी लगती है। तो मींजर, खोखा, सांगरी, लूंग, ये किसकी टर्मोलॉजी शब्दावली है भाई, वो खेजड़ी से संबंधित है। ठीक है, झाड़ी जैसे दिखते हैं भाई, देसी बमलियार देखा के कभी, है ना, ये एकदम झाड़ी जैसे नजर आते हैं। कांटे होते हैं, पत्तियों की जगह लेते हैं, पत्तियों की जगह यहाँ पर कांटे ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है भाई, पानी बचाने के लिए कांटेदार संरचना रखते हैं। वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर ऊंची घास, और खासकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में से अभी बात करोगे तो घास ये देखने को मिलती है, जैसे सेवण घास, दामन घास, बरड़ घास, और इधर आप शेखावाटी में चलोगे झुंझुनू वाले पार्ट में तो मोथिया घास। तो ये जो है उधर आपके खस वगैरह भरतपुर में कौन सी, सुगंधित घास। तो यहाँ पर घासें भी देखने को मिलती है भाई। आगे देखो, कांटेदार वनों के प्रमुख पेड़ है बबूल। ये जो है बबूल का वृक्ष कांटेदार और मजबूत लकड़ी होती है भाई। बबूल की लकड़ी बेजाम मजबूत है, बस उसकी एक ही कमी है कि जैसे ही उसमें पानी घुसेगा, मतलब आर्द्रता ग्रहण कर लेगा तो वो फूल जाएगी, बाकी हो जाएगी, वरना बहुत तकड़ी लकड़ी होती है ये। बेर, बेर जो है वो भी कांटेदार वनों के प्रमुख पेड़ों में एक माना जाता है। खजूर, खजूर तो ऐसे कहा जाता है कि रेगिस्तान का राजा है भाई। रेगिस्तान में बहुत अच्छी खेती इसकी होती है। आप देखते हो खजूर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, तो वह इराक, ईरान, मतलब वो वाला पार्ट जहाँ मरुस्थल अधिक है, अधिक पार्ट पर है, वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। मतलब खजूर किसका पौधा है, ये आपके कांटेदार में, मतलब जहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर। खेर, खेर हो, बेर हो, बबुल हो, खजूर हो, ये सारे के सारे कांटेदार वनस्पति में सम्मिलित है। नीम, अब आप बोलोगे सर नीम का जो है इसके कांटे थोड़ी होते हैं, पर देखो वनस्पति में इसी में शामिल किया गया है, क्योंकि नीम अधिक होते हैं। अपने जो है कहीं पे भी आप हल्का सा निम्बोली डाल दो, मतलब नीम का जो फल लगता है उसे निम्बोली बोलते हैं, कहीं पे भी डालो अगले साल जो है वहां नीम निकल के आ जाएगा। मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वाले बारिश जहां होती है उस जगह पर नीम भी आराम से होता है। खेजड़ी, ये देखो खेजड़ी, प्यारी सी खेजड़ी। तो खेजड़ी भी कांटेदार वृक्षों में इसके कांटे होते हैं भाई, छोटे छोटे। अब देखो पलास, पलास भी इसमें आपको मिल जाएंगे भाई। पर्वतीय वन, पहाड़ों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और इनका रंग भी बदलता जाता है भाई, इनका रंग भी बदल जाता है, इनकी किस्में भी बदलती जाती है, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। आप सभी को पता है ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। किसमें, सौर मंडल की बात कर रहे हैं। उसके बाद समताप मंडल में एक जैसा रहेगा, इसी कारण उसे समताप मंडल कहा गया है। उसके बाद फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद कौन, सॉरी मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये सारे मंडल जो है मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जाके पिछली क्लासों में देख सकते हैं। याद रखें, हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। छाप लेना, छाप लेना सीधा सीधा दिमाग में कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। पर्वतीय वन दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तरी पर्वतीय वन हिमालय वाले, और दूसरे होते हैं दक्षिणी पर्वतीय वन जिसे सोलास कहा जाता है भाई, सोलास कहा जाता है। छाप लेना, सोलास वृक्ष मतलब दक्षिण की पहाड़ियों में पाए जाने वाले नीलगिरी वगैरह में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सोलास के वृक्ष कहा जाता है। दक्षिणी पर्वतीय वन, पश्चिमी घाट, मतलब दो प्रकार के। अब देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इनका रंग बदलता जाता है, और इसके बाद तो कोई वनस्पति देखने को मिलती नहीं है। 6000 से ऊपर एनसीईआरटी में जो है आपको यहाँ तक ही देखने को मिलेगी कि इससे ऊपर कोई वनस्पति नहीं होती, लेकिन 6000 मीटर से ऊपर कोई भी वनस्पति नजर नहीं आती, खासकर
4000 मीटर, 4 किलोमीटर से ऊपर कोई वनस्पति देखने को नहीं मिलती। पर्वतीय वन ऊंचाई के अनुसार की बात करें, सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो गिरिपद नीचे वाला भाग, कौन सी वनस्पति अपन ने पढ़ा था कि पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलते हैं, हिमालय के गिरिपद वाले, बोले तो शिवालिक के नीचे, जैसे साल और सागवान। जैसे ही गिरिपद से ऊपर बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो वन मिलते हैं वो आर्द्र शीतोष्ण वन, जिसमें ओक, चेस्टनट के चौड़े पत्तों वाले सदाबहार वन मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि चेस्टनट वनस्पति हिमालय में कौन सी ऊंचाई पर मिलेगी, तो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, बोले तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे ही आप ऊपर चलोगे, चीड़ जो अंग्रेजों ने पौधा लगाया था वो देखो कहाँ पर, 1500 से 1750, बिल्कुल ये जो है ये संख्या एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीड़ का पौधा हिमालय में किस ऊंचाई पर मिलता है, तो 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो जैसे ही 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई आएगी तो वहां पर देवजी चिनार, देवदार, चिनार और वालन पूछा गया है कि हिमालय में किस ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष मिल सकते हैं, तो 1500 से 3000 मीटर, देवदार, चिनार, वालन। ठीक है, दिमाग में छाप लेना भाई सीधा सीधा। अब देखो 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर, देखो कितना कैलकुलेशन करके 48 मीटर भी और जोड़ा है, मतलब पूछ तो सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लू पाइन और स्प्रूस इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। 3000 से 4000 मीटर मतलब एल्पाइन वन, जहाँ पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रोन इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। 4000 मीटर से ऊपर टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। पूछा जा सकता है कि मॉस, लाइकेन जैसी वनस्पति किसमें शामिल है, तो वो टुंड्रा में है भाई। अब देखो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि हिमालय में बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार पौधों का क्रम बताओ, तो आपको पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से, तो गिरिपद में ये 1000 से 2000 मीटर पर ये मिलेंगे, 1500 से 1750 पर चीड़ मिलेगा, 1500 से 3000 देवदार, चिनार, वालन मिलेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर। छाप लेना भाई दिमाग में। हिमालय वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं, ओक है भाई हिमालय में, चेस्टनट है, चीड़ देखा, देवदार देखा, चिनार और वालन, ये तीनों तो एक ही जगह 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। आगे देखो हिमालय चारागाह। अब देखो हिमालय में चारागाह वाली स्थिति भी देखने को मिलती है, बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं। वो घास के मैदान किस ऊंचाई पर, 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई। ये ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से मापी जाती है। तो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सुंदर घास के मैदान होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चारागाह कहते हैं भाई। देखो भाई लल्डिया चरे, मतलब बेड़े, अपनी बेड़े थोड़ी काली होती है, हल्की हल्की, ये ठंड में रहती है, इस कारण गोरी गोरी मतलब धोली धोली नजर आ रही है। चारागाहों का उपयोग। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहां से बन जाता है कि हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो देखो भाई, ये देखो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और बूटिया, ये गड्डी नहीं है, ये गद्दी है, गद्दी। तो गुजर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया क्या है, तो हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है गुजर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। छाप लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ये घुमंतु समुदाय गर्मियों में यहाँ अपने पशु चराने आते हैं, भेड़ बकरी गाय चराते हैं, ऊंट तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार की जो है यहाँ पर पशुधन मिलेगा। मौसमी प्रवास करते हैं ये बिल्कुल जो है मौसमी प्रवास करते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं ग्राउंड वाले पार्ट में, और जैसे ही गर्मी आती है तो थोड़े ऊपर चले जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर जहाँ बर्फ रहती है वहाँ केवल मॉस व लाइकेन प्रकार की वनस्पति, जिसे अपन किस में, टुंड्रा वनस्पति में शामिल करते हैं, यहाँ पर ये मिलती है। कहाँ, 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर कौन सी, मॉस व लाइकेन वनस्पति मिलती है। आगे देखिए दक्षिणी पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी बार बताना पड़ेगा रे।
पश्चिमी घाट पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेंगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। नीलगिरी, जिसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। तो दक्षिणी पर्वतीय वन पश्चिमी घाट पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा भी आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपन। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। विशेषता क्या, ये पर्वत उष्ण कटिबंध में स्थित है भाई। देखो पर्वतीय वन है लेकिन उष्ण कटिबंध में है, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे वाले पार्ट में, इसलिए यहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। ऊंचाई लगभग 1500 मीटर के आसपास इन वनों की मिलती है, मतलब 1500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ऊंचे भागों में देखो शीतोष्ण वन मिलेंगे और नीचे वालों में उपोष्ण, ना तो उष्ण ना शीत, मतलब बीच वाले वन मिलेंगे। तो आपको पूछे दक्षिणी पर्वतीय वनों में कौन से प्रकार की वनस्पति, तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति। प्रमुख राज्य केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया, इस वाले पार्ट में ही ये वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे बात करें सोलास वन। मैंने बात करी थी कि दक्षिण में पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले वन है वो सोलास वन कहलाते हैं। जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई अन्नामलाई जो है केरल की पहाड़ियां हैं, इसमें ही दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी जो है मिलती है। ठीक है भाई, मैंने पढ़ा रखा है जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सोलासवन नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां पर पाए जाने वाले विशेष वनों को कहा जाता है। तो सोलासवन नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं भाई। अब इसमें देखो कौन कौन से हुए, मैग्नोलिया, लोरेल, शिनकोना, मलेरिया की दवा देखो इससे बनाई जाती है, शिनकोना वृक्ष है। ठीक है, वेटल मतलब बबुल, दक्षिण भारत में ये वेटल कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नोलिया क्या है, कोई जानवर नहीं है, दक्षिणी भारत की वनस्पति है। लोरेल क्या है, कोई जानवर नहीं है, दक्षिण भारत की वनस्पति है। शिनकोना और वेटल छाप लेना दिमाग में। वेलांचली वे अनुपवन बोले तो आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि वे क्षेत्र है जहाँ पानी जमा रहता है, जैसे झील, तालाब और दलदली बाग, मतलब वहां जहां दलदली भाग पाया जाता है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। भारत में कुल आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 39 लाख हेक्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 39 लाख हेक्टर जो है भारत में कुल आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल है। वर्तमान में कितनी हो चुकी है भाई वेटलैंड जो है, ये आर्द्र भूमि भारत में कितनी हो चुकी है, राजस्थान में कितनी है, 4 है। कितनी है, राजस्थान में तो 4 है, राजस्थान में 4 है। केवला देवी, सांबर हो गई, किंचन हो गई और एक उदयपुर वाली मैनार हो गई, 4 है। भारत में कितनी हो गई, अभी हाल फिलहाल में एक और घोषित की गई है, कमेंट बॉक्स में बताना भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। 70% धान की खेती आर्द्र भूमि के इसी भाग में की जाती है भाई। 70% जो चावल है इसी पार्ट में उगाया जाता है, इसी आर्द्र भूमि में। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती है, जैसे चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नाम क्या है, चिल्का झील है। भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, बताओ देखे कमेंट बॉक्स में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान, प्रवासी पक्षियों साइबेरियन पक्षी के लिए ये जानी जाती है, ये भी आर्द्र भूमि में शामिल है। मैंग्रोव वन, वेलांचली वन, मैंग्रोव वेलांचली वन, ये देखो ये पानी है यहाँ तक, पानी से ऊपर भी इनकी जड़ है, मैंने शुरू में बताया था ना। ये कौन से वन है, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन वे विशेष पेड़ है जो खारे पानी में उगते हैं, जहां पर नदियां समुद्र में जाके मिलती है, मतलब मीठे और खारे पानी का जहां मिश्रण होता है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति उगती है। खास तौर पे खारे पानी में वेलांचली वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र तट पर मिलेंगे, नदियों के मुहाने पर, जहां नदी समुद्र में मिलती है उस वाले पार्ट में, या फिर दलदली वाले पार्ट में। तो समुद्र का तट, सिंपल सी बात है, जो समुद्र का तट है तो वहां पर नदियां गिरेगी। तो नदियों के मुहाने पर समुद्र का तट और दलदली क्षेत्र, वहां पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। खारे पानी में उगता है, ये इसकी विशेषता है। पक्षियों का घर माना जाता है।
मछलियों के प्रजनन स्थल माना जाता है। तूफान से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, क्योंकि तट पर होते हैं तो बिल्कुल तूफान, जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनसे रक्षा करती है। विशेष जड़ें होती है जो पानी के ऊपर दिखाई देती है। भारत में मैंग्रोव वनों की बात करें तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि विश्व का 7% मैंग्रोव वन भारत में है, जिसका क्षेत्रफल है 6,740 वर्ग किलोमीटर। 6,740 वर्ग किलोमीटर विश्व का 7% मैंग्रोव वन भारत में मिलता है। भारत में प्रमुख स्थानों की बात करें, तो ये है आपका कौन सा, भारत। तो भारत के इस वाले पार्ट में ये सुंदरवन का जो डेल्टा यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ये जो है कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। इधर देखो, आप देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के शाहबाद से निकलकर उड़ीसा की मुख्य नदी के रूप में मानी जाने वाली कौन सी नदी, महानदी। तो महानदी के डेल्टाई वाले भाग में भी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। उसके बाद महानदी के बाद दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में भी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इससे नीचे कृष्णा जो नदी है, इसके डेल्टाई क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलती है। मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। भारत की वन नीति की बात करें तो सबसे पहली वन नीति 1952 में आई थी, और आपको याद हो तो पहला आम चुनाव भी कब हुआ था, 1952 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव भी 1952 में हुआ था, पहली वन नीति भी 1952 में आई। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, कब किया गया भाई, 1988 में। कब किया गया, 1988 में वन नीति में संशोधन, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। वर्तमान वन संरक्षण और विकास के संतुलित प्रयास मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या है कि देश के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो 21% वन क्षेत्र है, लेकिन 2023 की जो रिपोर्ट है मैं अगली क्लास में लूंगा। 2023 की रिपोर्ट में ये वन क्षेत्र कितना हो चुका है, लगभग 25% के आसपास है, हो चुका है भाई। पर्यावरण संतुलन की बात, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या है, वनों के माध्यम से प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। जैव विविधता की रक्षा की बात की गई है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु को बचाना अपना कर्तव्य होना चाहिए। आपदा पर नियंत्रण, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव को रोकना भी इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। जैसे भारत के गंगा वाले पार्ट जो है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये बाढ़ के लिए जाने जाते हैं। उधर बात करें राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, मुख्य तौर पे पश्चिमी राजस्थान, ये वाला पार्ट जो है सूखे के लिए। मृदा अपरदन, जहाँ नदियां हैं मिट्टी का कटाव करती है, वो मृदा अपरदन के लिए जाना जाता है। लोगों की जरूरतें, ग्रामीण और जनजातीय लोगों की आवश्यकताएं पूरी करना, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जीवन किस पर टिका है, वनस्पति पे ही टिका है। वनों की सुरक्षा, पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना और नए पेड़ लगाना। अरावली वाला मैटर जब चल रहा था, अरावली पर खनन कार्य करेंगे तो भारत में नहीं बल्कि राजस्थान में बात करें तो अरावली पर खूब सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी भी कटाई होती और पर्यावरण को भारी नुकसान देखने को मिलता। वन संरक्षण के उपाय कैसे कर सकते हो, आता है ऐसा सवाल। वन संरक्षण के उपाय निम्न में से किए जा सकते हैं। बिल्कुल वृक्षारोपण से किए जा सकते हैं। सरकार नए नए अभियान चलाती है, कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी एक पेड़ मैं भी लगाऊंगा। हमने भी एक मुहिम चलाई थी, अपना जो संगठन है नेशनल फ्रीडम यूनियन, उसके माध्यम से एक अभी पिछली गर्मियों में अपन ने मुहिम चलाई थी, एक पेड़ मैं भी लगाऊंगा, जो ट्विटर पर लंबे समय तक ट्रेंड में भी रहा था, और लगभग 30 से 35 हजार पौधे अपनी टीम ने लगाए थे, अपने युवा साथियों ने लगाए थे। वन अग्नि रोकथाम, होता क्या है, कई बार किसी स्थानीय कारणों की वजह से वनों में आग लग जाती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, है ना, चित्र आए थे, आपने देखे होंगे टीवी में कि जो है कंगारू भाग रहे हैं, छोटी छोटी भेड़ों को बचा रहे हैं। मतलब है वो वन में जब आग लग जाती है तो भारी नुकसान देखने को मिलता है। इसका रोकथाम के प्रबंध करने चाहिए। संरक्षित क्षेत्र जो है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनका और विस्तार करना, इनकी संख्या में बढ़ोतरी करना, आप वन संरक्षण के उपाय के लिए इनका
ये कार्य कर सकते हैं। जन भागीदारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो वन संरक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए स्थानीय लोगों को भी अपना कर्तव्य समझ के इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। याद रहे, वन हमारी धरोहर है, प्रत्येक व्यक्ति को वन संरक्षण में योगदान देना चाहिए। आपके एग्जाम में ये लाइन नहीं आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है भाई, यही लाइन है। क्योंकि अपन जिस प्रकृति पर रहते हैं, जहां मानव अपना जीवन व्यतीत करता है, उस प्रकृति के बारे में और अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में इतना डूब जाता है कि अपनी जो है मूलभूत आवश्यकताएं और अपने जीवन को भूल जाता है। तो हमेशा अपने जीवन को प्राथमिकता दीजिए, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, बाद में सारे काम कीजिए। नौकरी वोकरी जो है आती रहेगी। ठीक है भाई। अब देखो मुख्य बिंदुओं का सारांश। बात करें, प्राकृतिक वनस्पति बिना मानव हस्तक्षेप उगती है। शुरू में अपन ने देखा था मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मिट्टी और जलवायु से प्रभावित होती है। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति अपन ने देखी, सदाबहार व अर्ध सदाबहार। पर्णपाती, पर्णपाती में 2 प्रकार के देखे, आर्द्र व शुष्क। उसके बाद कांटेदार वनस्पति, उसके बाद पर्वतीय वनस्पति, और उसके बाद मैग्रोव और वेलांचली या अनुपवन जो है वनस्पति अपन ने देखी। वर्षा व तापमान वनस्पति को निर्धारित करती है। बिल्कुल भाई, वर्षा और तापमान जो है वनस्पति को निर्धारित करती है, ये अपन ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। पर्वतों पर ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति बदलती है, जैसे अपन ने देखा था कि जो है नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तापमान घटता जाता है, वनस्पति भी बदल दी जाती है। और 4000 मीटर से ऊपर अपन बात करें तो टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। नीचे पर्णपाती, मध्य में शंकुधारी, ऊपर है टुंड्रा। कहाँ? 4000 मीटर के आसपास या इससे ऊपर वाले पार्ट में। वन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है भाई, क्योंकि ये अपने को भोजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, औषधि उपलब्ध करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी यही देते हैं, और आपको आवास प्रदान कराते हैं। जनजाति या ग्रामीण लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। पेड़ लगाएं, वनों की रक्षा करें और जागरूकता फैलाएं, ये लाइन याद रखना हमेशा। ठीक है भाई। तो देखो मजे मजे में अपनी ये क्लास भी पूरी हो गई, पता भी नहीं चला। मैं तो ऐसे खो सा गया इस क्लास में, क्योंकि वन जो है मेरे को अत्यंत प्रिय है भाई। वनस्पति हमेशा मेरे को ऐसा चाहिए कि माहौल हरा भरा रहना चाहिए, इसलिए ऐसे लगा कि खुद ही अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ अपनी ये क्लास भी पूरी होती है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।